हेलो फ्रेंड्स, बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको लगातार जीके और साइंस का क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चूंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आप भी प्रयास कीजिए कि टाइम निकाल के, अगर आप बिजी पर्सन नहीं है तो टाइम निकाल के अगर प्रॉपर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का या फिर दरोगा का तैयारी करते हैं तो आप टाइम निकाल के ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। हम हर सेट प्रैक्टिस में ये बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे स्टूडेंट्स से भी गलतियां हो जाती है, तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। अब अगर आपके पास व्यस्तता है तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस ही करेंगे, लेकिन उसमें भी आप हर सेट प्रैक्टिस के अलावा वो सॉल्यूशन निश्चित तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर? और अगर सेट पहले से यानी कि 1 से लेकर 4 तक सेट हमारा केसीसी का यानी केसरिया कंपटीशन क्लास का अगर सेट प्रैक्टिस अगर यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो केसीसी सर्च करके या केसरिया कंपटीशन क्लास सर्च करके आप सेट प्रैक्टिस को देख सकते हैं। इस सेट प्रैक्टिस के अलावा टॉप 50 क्वेश्चन और टॉप 25 या टॉप 20 क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो एग्जाम का है वो भी हम यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, तो वो सब क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे उसमें फुल एनालिसिस किया हुआ है, यानी कि जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्यूशन करने का प्रयास किए हैं कि उस क्वेश्चन को पूरी तरीका से सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, यानी कि पूरा डिटेल सॉल्यूशन किए हैं। तो आप वहां से भी आप निकाल के केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसको निकाल के सर्च करके आप एक बार देख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन को आप देखिए तो खुद से भी एनालिसिस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा यह चैनल में आपको दिया गया कंटेंट अगर यूजफुल है तो आगे स्टूडेंट के पास भी इसे शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आप देखते हैं तो फुल वीडियो को देखिए और उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो आपके पास वीडियो पहुंच सके। क्लियर? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं केसीसी का कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। हालांकि यह हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर के विभाजन के पहले यह जम्मू कश्मीर में स्थित था। अब जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात यह लद्दाख के एरिया में आ गया है, अतः हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। क्लियर? जम्मू कश्मीर के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। सलीम दादा किस्त लिए हैं, सलीम दादा किस्त लिए हैं। क्लियर? तो लिए को आप साइलेंट रखेंगे, लिए से कुछ नहीं है। सलीम को याद रखेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। दादा से याद रखेंगे दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किस्त से याद रखेंगे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। एक हेलिस है से याद रखेंगे, हेलिस नेशनल पार्क जो पहले जम्मू कश्मीर में था, वर्तमान समय में यह लद्दाख में है। क्लियर? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड माउंटबेटन। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिनका कार्यकाल अगर बात किया जाए तो 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इनका एक कथन और था भारत के बारे में कि हम भारत को तलवार के बल पर विजित किए हैं और तलवार के बल पर ही इसे अविजित भी रखेंगे। यह भी कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में और यह युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व
ऑप्शन आपके पास है हेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो, सर आयरकूट या काउंट डी लाली। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर आयरकूट बांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व की बात किया जाए तो काउंट डी लाली ने किया था फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व। तो ऑप्शन दोनों भी पूछ सकता है क्वेश्चन। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। जी मार्कोनी ने जे एल बेयर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एल्वा एडिसन, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम और दूसरे तरफ उसके द्वारा किया गया आविष्कार को रखा गया है। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ए को ए से मिलान करेंगे। क्लियर। 1901 ईस्वी में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था 1926 ईस्वी में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 ईस्वी में। जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था 1878 ईस्वी में। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्लियर। आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? 4 राशियां दी गई है। पूछ रहा है इसमें से किसकी मात्रक नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति या संवेग। तो प्रतिबल का मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जबकि बल के मात्रक की बात करेंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है। विकृति बीमा विहीन होता है, जिसका अंग्रेजी होता है अस्ट्रेन। क्लियर। तो विकृति बीमा विहीन होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। जबकि संवेग का मात्रक की अगर बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण, यानी इतना प्रदूषण है कि इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? आपका ऑप्शन है हुगली, दामोदर, कोसी या कर्मनाशा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वह कहां प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में प्रवाहित होती है। क्लियर। अगर बात करें दामोदर नदी की सहायक नदी की तो कोनार और बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अब यह बंगाल का दुख या बंगाल का शोक नहीं रह गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है किस राज्य में? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। इसी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को अगर बात किया जाए पूर्वी भारत में, ध्यान रखिए, पूर्वी भारत में इसी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में कहा जाता है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहा जाता है। केरल में इसी हवा को आम्र वर्षा या इसी को फूलों वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है? क्लियर। तो क्वेश्चन पूछता है जीएनपी माइनस जीडीपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों में अंतर कहलाता है क्या? आपका ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, शुद्ध आयात का,
शुद्ध निर्यात का या शुद्ध मूल्य का? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यही अंतर होता है दोनों में। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? आपका ऑप्शन है कार्बन चक्र में, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में? आपका आंसर होगा जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि इसी सौर विकिरण के कारण ही बर्फ जो होते हैं वो पानी के रूप में पिघलते हैं, द्रवीकरण होता है इसी सौर विकिरण के कारण। तो जल चक्र में काफी भूमिका निभाता है सौर विकिरण। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण हो जाती है? जल में अस्थायी कठोरता, आपका ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट होते हैं। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट होते हैं। ऑप्शन सी, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाई कार्बोनेट होते हैं। तो यहां पर परमानेंट कठोरता यानी अस्थायी कठोरता की आपसे बात करता है, परमानेंट हार्डनेस जल की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट मिले होने के कारण। इसी में कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के मिले होने के कारण स्थायी कठोरता आ जाती है। और अगर स्थायी कठोरता को दूर करने की बात कहा जाए तो स्थायी कठोरता को परम्यूटेड मेथड के द्वारा दूर किया जाता है, जिसके लिए सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जल में अस्थायी कठोरता, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाई कार्बोनेट घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए सीधी सी बात है, इसे उबालकर दूर किया जा सकता है या बूझा चूना या दूधिया चूना मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर कर दिया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है 78वां स्थान, 81वां स्थान, 83वां स्थान या 85वां स्थान? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 85वां स्थान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। जबकि इस सूचकांक में पहले स्थान पर जो रहा है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या जिम्नास्टिक? तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहां अवस्थित है? ऑप्शन आपके पास नागपुर में, हैदराबाद में, नोएडा में या चेन्नई में? आपका सही आंसर होगा नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? 4 दिया हुआ है, इसमें से 3 संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता, याद रखा जाता है वह, और एक इसमें से है जो संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा किया गया है। ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त। आपका आंसर होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा की अगर बात किया जाए कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 148 से 151 अनुच्छेद तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात किया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है? तो मूल अधिकार कुल 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। क्लियर? अब देखेंगे वर्तमान समय में, अब देखेंगे कौन सा मूल अधिकार जो अनुच्छेद के रूप में यहां पे दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद है जो मूल अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद को ध्यान रखेंगे। ये 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है और ये 5 अधिकार जो है वह विदेशी को नहीं दिया गया है,
केवल भारतीयों के लिए है। क्लियर, केवल भारतीयों के लिए। इसमें से विदेशी कोई पांचों अनुच्छेद में से किसी भी अनुच्छेद की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार कौन सा बाद में घटना घटित हुई थी? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह। क्लियर, ध्यान रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी में हुआ। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? लूट 1930 ईस्वी में हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे बाद में घटना कौन सी घटी थी? तो चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना सबसे बाद में हुई ऑप्शन के अनुसार। क्लियर, अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है शीन, टेम्स, राइन या डेन्यूब। तो पेरिस जो है वो शीन नदी के तट पर स्थित है। क्लियर, पेरिस शीन नदी के तट पर स्थित है जो फ्रांस की राजधानी है। टेम्स की बात किया जाए तो टेम्स जो है वो लंदन शहर स्थित है टेम्स नदी के तट पर। राइन जो है वह बर्न शहर, जर्मनी का बर्न शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। और डेन्यूब नदी के तट पर जो है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की शहर है बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, 1992 में से सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन सी थी? आपका ऑप्शन 4, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति या शोभना नारायण। कौन है जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्लियर, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कब, कितने वर्ष की उम्र में दिया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। तो 48 वर्ष की आयु में इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था और 1992 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो 48 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में। आगे क्वेश्चन है, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? अब यहां पूछ दिया भारत में नहीं है बल्कि बिहार में है। यहां भी ध्यान देंगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी है मजरूल हक। आपका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही हुए श्री कृष्ण सिंह, जबकि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। दूसरे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह थे। क्लियर, अगला, स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में नहीं होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है बढ़ता हुआ नगरीकरण, अपर्याप्त धन, गंदी बस्तियों की बढ़त या कानून की व्यवस्था की समस्या हो जाना। कुशल प्रशासन के रूप में नहीं है स्थानीय संस्थान। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर अपर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगला, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? ध्यान देंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर आया था। क्लियर, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में इसे जाना जाता है। यह एक केंद्र सरकार का थिंक टैंक जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, जबकि अगर भी अभी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के, तो डॉक्टर सुमन बेरी। फिर क्वेश्चन पूछता है सीईओ वर्तमान समय में नीति आयोग के कौन है? तो सीईओ वर्तमान समय में परमेश्वरन
अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है पीसो, पाउंड, वॉन या दीवार। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसो फिलीपींस की मुद्रा है और फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला। ये भी ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि बीएसएससी के एग्जाम में या दरोगा के एग्जाम में 1 से 2 राजधानी और मुद्रा निश्चित तौर पर पूछता है। तो जिस चीज के लिए क्वेश्चन को कंफर्म है वो याद रखेंगे। राजधानी और मुद्रा पूछ ही देता है, 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो निश्चित इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी। क्लियर, दादा भाई नौरोजी आपका आंसर होगा इसमें मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद, ऑप्शन है अनुच्छेद 348, 358, 368 या अनुच्छेद 378। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग की अगर बात किया जाए तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन है नाभिक, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला। अगर यहां प्रोटॉन देता तो आप तो प्रोटॉन निश्चित तौर पर मार देते। क्लियर, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु का नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल कण होता है, ना तो धन आवेश होता है ना तो ऋण आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अतः नाभिक जो होता है परमाणु का वह एक धन आवेशित हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया गया है? ध्यान देने वाली बात है कि बिहार का पहला चिड़ियाघर तो कहां है? पटना में स्थित है। दूसरा चिड़ियाघर बनाने का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि कुल 136 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा और यह बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन आपके पास अररिया, बांका, पूर्णिया या कैमूर। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, अररिया में यह बनाया जाएगा। और अररिया में भी कहां पूछ देगा? तो अररिया के रानीगंज में, अररिया के रानीगंज में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अब देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, राफेल लड़ाकू विमान, ना कि लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान अगर यदि जो पूछेगा तो आपका आंसर होगा भावना कंठ। ऑप्शन पर ध्यान दे लेंगे, अबनी चतुर्वेदी है, भावना कंठ है, शिवांगी सिंह है, अभिलाषा सिंह है। तो अगर पहला लड़ाकू विमान की बात करेगा तो भावना कंठ, जबकि पहला राफेल लड़ाकू विमान और दूसरी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय महिला शिवांगी सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। राफेल उड़ाने वाली पहली और लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला पायलट शिवांगी सिंह है। क्लियर, और पहली लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भावना कंठ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जोंको तेवई, मार्गरेट थैचर, एस भंडार नाइके। ऑप्शन नंबर ए होगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कब गई थी? 1963 ईस्वी में 4 दिसंबर 1963 ईस्वी में यूएसएसआर की थी भूतपूर्व रशियन महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा 4 दिसंबर 1963 ईस्वी को गई थी। और पूछेगा किस विमान से गई थी, तो यह भी ध्यान रखेंगे बोस्टॉक 6 से, बोस्टॉक 6 से गई थी यह। जबकि जुंको तेवई पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी।
मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। एस भंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। कहां की? श्रीलंका की। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या असम। आपका आंसर होगा गुजरात राज्य पहला ऐसा राज्य होगा जहां सेमीकंडक्टर नीति को तैयार करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यह एंडोस्कोपिक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश का प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पर या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोपिक काम करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? ध्यान देंगे, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, प्लेसेंटा में कितनी धमनियां होती है? तो धमनियां का मतलब होता है आर्टरी। क्लियर? धमनी का मतलब आर्टरी और गर्भनाल का मतलब प्लेसेंटा। क्लियर? तो प्लेसेंटा में कितनी आर्टरी होती है, धमनी होती है? रक्त वाहिकाएं तो जानते हैं, रक्त वाहिकाएं अगर पूछेगा कि प्लेसेंटा में यानी गर्भनाल में रक्त वाहिकाएं कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे 3 रक्त वाहिकाएं होती है, जिसमें से 2 आर्टरी होता है और 1 भेन होता है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका आर्टरी के बारे में पूछा है तो 2 आर्टरी होता है गर्भनाल में। देख लेंगे थोड़ा फिगर के माध्यम से। देखिए, ये प्लेसेंटा है, ये गर्भ है, यूट्रस है और यूट्रस में ये बच्चा, प्लेसेंटा ये व्हाइट वाला हिस्सा प्लेसेंटा का देख रहे हैं जो बाहर निकाल के फिर से दिखाया गया है। प्लेसेंटा में 3 यहां पर देख रहे हैं रक्त वाहिकाएं हैं, एक रेड का, 2 आप देख रहे होंगे ब्लू का, जिसमें से दोनों ये दोनों जो है वह ये दोनों देखिए ये दोनों क्या है? आर्टरीज हैं और एक इसमें रेड वाला भेन है, यानी रक्त वाहिकाएं 3 जिसमें से 2 आर्टरीज और 1 भेन होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार ऑप्शन है इंडियन क्रॉनिकल, द हेमदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी द बिहार हेराल्ड, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन, 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय या निवल घरेलू उत्पाद। क्लियर? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? आपका ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। चारों के चारों ग्रह जो है इंटरनल प्लैनेट वाला ऑप्शन दे दिया है, चारों ग्रह को इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम स्थित होता है। अगला, नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, कनाडा या फ्रांस। तो नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है जिसकी स्थापना इटली नामक देश के द्वारा, इटली देश के द्वारा किया गया है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना का याद रखेंगे 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रमुख केंद्र की अगर बात करेंगे कि इसका केंद्र कहां स्थित है, नाल्को का केंद्र कहां स्थित है, चेन्नई, मेटूर और सलेम में। चेन्नई, मेटूर और सलेम नामक शहर में स्थित है इसका प्रमुख केंद्र। अगला है, निम्न प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का सी, अनुच्छेद 243 का ई, अनुच्छेद 243 का एफ या अनुच्छेद 243 का डी। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 का डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर। और इसे 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में लागू किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? ऑप्शन आपके पास भारत की समेकित निधि, भारत की संचित निधि ऑप्शन नंबर बी, संघ सरकार की सहायता निधि या आकस्मिक निधि। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च को किस कोष से धन दे सकता है? तो बिना संसद की अनुमति के आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन दे सकता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, एतमादुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन या शेर शाह सूरी। आपका आंसर होगा उस मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के गोल गुंबद के मकबरा का, जिसमें यूसुफ आदिल शाह का मकबरा स्थित है। क्लियर। इसका निर्माण अगर यदि जो बात किया जाए कि इस गोल गुंबज का निर्माण जो किया गया था वो कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया था? तो फारसी वास्तुकार, याद रखेंगे, फारसी वास्तुकार यकूत के द्वारा किया गया था 1686 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे 1686 ईस्वी में। और भारत का यह सबसे बड़ा गुंबज स्थित है, गोल गुंबज स्थित है, जबकि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूरा करेंगे इसमें। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ऑप्शन है स्मिथ का नियम, रॉबिन्सन का नियम या ग्रेशम का नियम या हिक्स का नियम। आपका आंसर होगा ग्रेशम का नियम। आर्थर ग्रेशम का कथन था कि जब बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा दोनों बाजार के प्रचलन में है तो ऐसी स्थिति में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इस नियम को ग्रेशम का नियम कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलने वाले मुगल शासक कौन था? मिलाने वाले, अपने साम्राज्य में बिहार को मिलाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन आपका है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। आपका आंसर होगा अकबर ने पहली बार बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? ऑप्शन न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, लंदन या एम्स्टर्डम। आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क में राइट टू रिपेयर कानून को पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपनाया गया है। ध्यान रखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? जाहिर सी बात है, जहां टाइगर सबसे ज्यादा होगा वहां उसे ही कहा जाएगा टाइगर स्टेट। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां पर टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है, जिस कारण से यहां टाइगर सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां पर कुल 6 टाइगर रिजर्व है, जिसमें पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, इसके अलावा पन्ना, इसके अलावा सतपुड़ा, इसके अलावा संजय डुबरी बाघ अभयारण्य। कुल 6 बाघ अभयारण्य है। और मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे 5 × 25 = 26, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। जबकि इसमें दूसरा स्थान जो है वो कर्नाटक का है। यह भी याद रखेंगे 5 × 25 - 1 = 24,
24। जबकि तीसरा स्थान भारत में बाघों के लिए स्टेट में आता है, उत्तराखंड का आता है, और इसमें बाघों की संख्या जो है वो 4 4 कै 4 2 4, तो 4 4 2 यानी 442 बाघ हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन है पराग्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या उरुग्वे। आपका आंसर होगा उरुग्वे देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह इसमें से है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, कांडला, मुंबई या एन्नौर बंदरगाह। आपका आंसर होगा कांडला बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है, यहाँ ज्वार आते जाते रहता है। कांडला जो है वो गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्लियर। इस कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन कर दिया गया है हाल ही में, और इसका नाम जो रखा गया है वह दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। यह भी ध्यान रखेंगे, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से नहीं है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो या स्लेट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेट जो है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, बाकी सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला, उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप इसमें से कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या कोयला। आपका आंसर होगा ग्रेफाइट जो होता है वो उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप होता है। ध्यान ये भी रखेंगे कि कार्बन का अस्थायी रूप के रूप में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों फॉर्म में इसके अपरूप पाए जाते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं दोनों क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। जबकि फुलरीन जो होता है वो अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है छिपकली, तितली, तोता, भालू। तो कहेंगे जब लिंग गुणसूत्र रहेगा ही नहीं तो लिंग का निर्धारण कैसे होगा? लिंग का निर्धारण इसमें वातावरण के तापमान के आधार पर होता है। क्लियर। तो लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, वो ऑप्शन नंबर ए छिपकली या प्रायः, हमने कहा प्रायः सरीसृपों में होता है। क्लियर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर और कंबोडिया। क्लियर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुनेई। और यह भी ध्यान रखेंगे कि 38वां और 39वां में के आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश हिस्सा नहीं लिया, यह भी याद रखेंगे। म्यांमार ने हिस्सा नहीं लिया था, म्यांमार इसमें हिस्सा नहीं लिया था। जबकि 2022 में जो 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन आसियान का हुआ वह कंबोडिया के नोम पेन में हुआ, कंबोडिया के नोम पेन में हुआ। यह भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो 356 में राजकीय आपातकाल है, राजकीय आपातकाल की चर्चा किया गया है, यानी राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है, संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया है। तो
1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। क्लियर? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला है, किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर, विवेकानंद, महात्मा गांधी। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या सरस्वती नदी। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? बिहार को मिला लिया मुगल शासन में अकबर ने पहली बार, जबकि पूरी तरीका से वस्तुतः मतलब लगभग समाप्त हो गया था किसके शासनकाल में? ऑप्शन है बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर के कार्यकाल में पूरी तरीका से बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जर्मनी या सिंगापुर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला है, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है? ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य को। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है और 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 11 है, जिसकी चर्चा भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है 11 में से? क्लियर? देश की रक्षा करना ये तो है मौलिक कर्तव्य, आयतन की भुगतान करना ये गलत बात है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या पंजाब में? आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में लावणी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का मुख्यालय कहां है? आपका ऑप्शन है जकार्ता, मनीला, काठमांडू या बैंकॉक। तो आपका ऑप्शन के अनुसार अगर ध्यान देंगे तो आसियान, सबसे पहले आसियान की स्थापना की अगर हम बात कर लेंगे तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना होती है। और आसियान को अगर ध्यान देंगे कि पूरा रूप कभी कभी पूछ देता है तो यह भी ध्यान रखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रूप में जाना जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रूप में इसे जाना जाता है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, आसियान देश के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय होता है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी कुल 5 देशों के साथ हुई थी। वर्तमान समय में आसियान का देश का जो सदस्य है कुल 10 देशों का सदस्य है, जिसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन, एंड्रयू फ्रेजर, एच रिशले या लॉर्ड वेलिंगटन। आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कि भारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपका आंसर होगा एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे, जबकि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है उकाई झील, गोविंद सागर झील, सुखना झील या सांभर झील। कौन सा है? ध्यान रखेंगे,
गोविंद सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, बनाया गया मानव निर्मित झील सबसे बड़ी है, वो है गोविंद सागर झील। और यह गोविंद सागर झील है कहां? तो सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। और भाखड़ा नांगल बांध से यह निर्मित किया गया है, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल इसमें से नहीं है? ध्यान देंगे, रबी फसल की बुआई की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। आप ध्यान दे लेंगे कि अक्टूबर नवंबर में किस फसल की बुआई कर लेती है, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। आपका ऑप्शन है जौ, गेहूं, मूंगफली या सरसों। तो मूंगफली का मतलब बादाम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। मूंगफली जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में जाके भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी हुए। अगला क्वेश्चन, कौन पूर्वी घाटी की पहाड़ी इसमें से नहीं है? आपका ऑप्शन है हरिश्चंद्र, बेलिकोंडा, जाबदी या सोसाचलम। ऑप्शन का आंसर आपका होगा हरिश्चंद्र जो है वो पूर्वी घाटी पहाड़ी का हिस्सा नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाटी पहाड़ी का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? और इस पर ही, इसी हरिश्चंद्र पर कलसूबाई पर्वत भी स्थित है, यह भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? आपका ऑप्शन है बाजार नियंत्रण विभाग का, ऑप्शन नंबर बी राजस्व विभाग का, ऑप्शन नंबर सी दान विभाग का, ऑप्शन नंबर डी कृषि विभाग का। आपका आंसर होगा बाजार नियंत्रण विभाग का अधिकारी होता था दीवान ए रियासत। इस पद की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? ऑप्शन ए में है रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दबाजी में रहेंगे, तुरंत मार देंगे चंपारण सत्याग्रह, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पर जोर देंगे। अखिल भारतीय राजनीति में, ना कि कोई स्टेट लेवल पर, अखिल भारतीय पूरे भारत में महात्मा गांधी की पहला साहसिक कदम कौन था राजनीति में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति में प्रवेश महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? हालांकि पहचान राजनीति में बना महात्मा गांधी का वो चंपारण सत्याग्रह में बना था, लेकिन भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति में हिस्सा जो लिए वो रॉलेट सत्याग्रह के साथ 1919 ईस्वी में। अगला, नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है Al2O3, Al2O2, FeSO4 या Al3O4। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Al2O3। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। किस में बोली जाती है? तो बोडो भाषा ऑप्शन नंबर ए असम में बोली जाती है। और बोडो भाषा को देश का संवैधानिक भाषा का दर्जा जो दिया गया वो 92वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था 2003 में। डोगरी, संथाली, बोडो सभी भाषाओं को 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। क्लियर? किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। आपका आंसर होगा
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 26 सितंबर 1960 ईस्वी को आईडीए की स्थापना हुई थी और इसे विश्व बैंक, आईडीए को, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। अगला है, कौन मध्य कान की हड्डी है इसमें से? मेलियस, इनकस और स्टेपस। आप भी जानते हैं, थोड़ा फिगर वाइज इसको कर लेते हैं कि देख लीजिए, ये है कान, ये वाला हिस्सा जो बाहर पिन्ना का देख रहे हैं यह है बाह्य कान, बाहर का कान। ये वाला हो गया आपका भीतरी कान, जबकि ये मिडिल वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैंकेट भाग, यह जो है यह मिडिल ईयर का हिस्सा है और इसी मिडिल ईयर में ये आपका मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये तीनों हड्डियां पाई जाती है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि मध्य कान में, बाहर में कोई कान नहीं होता, हड्डी नहीं होता कान में, और भीतर में एकदम अंदर से इंटरनल ईयर में भी कोई हड्डी नहीं होता है, जबकि मिडिल ईयर में तीनों हड्डी पाया जाता है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग इसमें से नहीं है? ऑप्शन है ब्रिक यानी किडनी, त्वचा यानी स्किन, यकृत यानी लीवर, हृदय यानी हार्ट। आपका आंसर होगा हृदय यानी हार्ट जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। क्लियर? अगला, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? अब नमक सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा है, बिहार में नमक सत्याग्रह की बात कर रहा है। ऑप्शन है चंपारण एवं पटना में, चंपारण एवं सारण में, पटना एवं शाहाबाद में या भागलपुर में। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण एवं सारण में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। ध्यान देंगे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद द्वीप। ये भी ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछ चुका है कि अंडमान द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा था? तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों का नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? पसलियों की संख्या, न कि जोड़ी आपसे पूछ रहा है, ये भी ध्यान देंगे। तो जोड़ी के रूप में 12 जोड़ी पसली होता है, लेकिन संख्या में बात किया जाए तो 24 की संख्या में होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण, संवहन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण, विकिरण विधि के द्वारा उष्मा का संचरण और अभिवहन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण। ध्यान देंगे, चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण जो होता है वो ठोस में होता है और यह माध्यम के स्थानांतरण के बिना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण कहलाता है। अगला है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 24 मई 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो अपनाया गया था और एक लागू किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया। क्लियर? अगला है, एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया का मतलब जल और स्थलचर, कहेंगे जल और स्थलचर, यानी जल में भी रहने वाला और स्थल में भी रहने वाला। ऑप्शन है जल में रहने वाला, गलत हो जाएगा। केवल स्थल में रहने वाला, यह भी गलत हो जाएगा। जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाला उसे एम्फीबियंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। किसमें सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक बिहार में विद्रोह हुआ था। यह था हमारा 75 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन का केसीसी का अपना सेट प्रैक्टिस, जिसमें आप देख रहे थे
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी बढ़ावा मिले और अच्छे वीडियो आपके लिए, अच्छे कंटेंट को हम और ला सकें। और अगर यूजफुल वीडियो अगर आपको लगता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो और स्टूडेंट के पास भी पहुंचना चाहिए, तो इसका मीडियम सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो माध्यम का काम कीजिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लुत्फ उठा सके। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे किसी अगले सेट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।